Are you ready, guys, to learn some new and special grammar tricks? Yes or no? क्या सभी तैयार हैं? शुरू किया जाए फर्स्ट ग्रामर स्किल के साथ। और फर्स्ट ग्रामर स्किल हमारे सामने क्या कहना चाहती है, ध्यान से समझिएगा। नेवर यूज वाई आफ्टर कॉज। कॉज के बाद कभी भी वाई का यूज नहीं करते। वी शुड यूज ऑफ आफ्टर इट। इसके बाद हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। वाइल वी कैन यूज वाई आफ्टर रीजन। ध्यान समझना, ध्यान से अप्रोच करना इस चीज को। कॉज के बाद आप ऑफ का यूज करते हैं, रीजन के बाद आप वाई का यूज कर सकते हैं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे अगर मैंने बोला दिस इज द कॉज वाई आई एम लेट, गलत हो गया ना। दिस इज द रीजन वाई आई एम लेट, कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो कॉज के बाद कभी वाई का यूज नहीं करेंगे। हां, रीजन के बाद हम वाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को ऐसे भी मत दिमाग में बैठा लेना जब भी रीजन आएगा तो आगे वाई आएगा। ऐसे मत बैठाना दिमाग में। रीजन के बाद वाई का यूज अगर होगा तो वो रॉन्ग नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रीजन के बाद आपको वाई लगाना ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? हाँ, तो रीजन के बाद वाई का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन कॉज के बाद आप वाई का यूज नहीं करेंगे। कॉज के बाद ऑफ आप ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कॉज ऑफ समथिंग, कारण को ही डिनोट कर रहा है कॉज भी और रीजन भी। कॉज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जो कारण है उसको डिनोट कर दिया हमने। तो जनरली कॉज के बाद हम ऑफ ही लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, जैसे आपके सामने इस तरह के स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं। अब यहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए क्या बीमारी है। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए, जो भी बीमारी दिख रही हो करेक्ट कर दीजिए उसे। दिस इज द कॉज व्हाई ही डज नॉट लाइक हिज ब्रदर। अच्छा, ध्यान से समझना, दिस इज द कॉज, यहां पे दिया हुआ है कॉज और उसके बाद दिया हुआ है वाई। कॉज दिया हुआ और उसके बाद दिया हुआ है वाई, मतलब मुझे समझना है यहां पे कॉज नहीं बल्कि किस चीज की जरूरत है, रीजन की जरूरत है। दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट लाइक हिज ब्रदर। What was the cause of his anger? उसके एंगर का, उसकी नाराजगी का क्या कॉज था, क्या कारण था? अब ये सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। यहां पे हमें कॉज की जगह पे रीजन का यूज करना था, क्योंकि कॉज के बाद हम कभी भी वाई का यूज नहीं करेंगे। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ऐसी चीजें जब एग्जाम में आती हैं ना तो 99% एस्पिरेंट्स रॉन्ग ही करते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है? क्योंकि ये अलग से हमने चीजें नहीं पढ़ी होती और ये कोई रूल भी नहीं है। मैं आपको रियल बताऊं, ये रूल डेराइव ही हुए हैं एग्जाम के क्वेश्चन से। जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बने तो फिर हाँ दिमाग में आया ये कि बस इस तरह का भी कोई रूल होना चाहिए जिससे हमारे एस्पिरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए इस तरह की चीजों को। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये रूल आपके एग्जाम के क्वेश्चन के बेस पे ही बने एंड नथिंग एल्स। समझ गए ना? तो आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही प्यारा, ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि ये फंसाता है। सिंगुलर नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। सबसे पहली चीज, प्रपोजिशन से जब भी दो नाउन्स जुड़े होंगे किसी भी प्रपोजिशन से तो जनरली वो सिंगुलर होंगे और उनके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे अगर मैंने बोला ईयर आफ्टर ईयर, अब एग्जामिनर क्या करेगा? ईयर में ईयर्स लगा देगा। ईयर्स आफ्टर ईयर्स हैव पास्ड, कुछ ऐसा लिख दिया मान लीजिए। ईयर्स आर आफ्टर ईयर्स हैव पास्ड, कुछ ऐसा। अब ध्यान से समझना,
सबसे पहली चीज, ये पूरा का पूरा पार्ट ही रॉन्ग है, पूरा का पूरा पार्ट रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर से दो नाउन्स जुड़े हैं भाई, ईयर नाउन ही हुआ ना अपने आप में, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं ईयर्स आफ्टर ईयर्स, गलत हो गया। ईयर आफ्टर ईयर, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर, ये भी गलत हो गया। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट हैज गॉन देयर, कुछ ऐसा बनेगा। लॉजिक समझ गया मेरी बात का? सॉरी। तो अब यहां पे पहली चीज तो ये ईयर्स का यूज जो है ये रॉन्ग है। दूसरी चीज यहां पे हैव का यूज रॉन्ग है, हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्या क्लियर हो गया सबको जो मैं कह रहा हूं? अंदर से समझ गए इस स्ट्रक्चर को, ये कहना क्या चाहता है? यस और नो? प्रपोजिशन से दो नाउन्स जुड़े होंगे उस पर्टिकुलर केस में, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको दिमाग में रखना है दोनों नाउन सिंगुलर होंगे और इनके बाद आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। बिल्कुल हलवा सा पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा पॉइंट है, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल राहुल, वेरी गुड, बिल्कुल शिवम, तनु, संतोष, आदित्य, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, वेरी गुड एवरीवन। विलेज आफ्टर विलेज हैज स्वेप्ट अवे, गांव के गांव गायब हो गए, गांव के गांव खत्म हो गए, कुछ ऐसा। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी आई हैं ऐतिहासिक रूप से, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा आपने, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा। वो एक ऐसी सभ्यता थी जो अचानक गायब हो गई और उसके बारे में अभी तक कोई भी रिसर्चर्स को प्रूफ ऐसा नहीं मिला है, ठोस एविडेंस अगर हम देखें जिससे कि क्लियर हो जाए पूरी तरह से, यहां अच्छा इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें, एग्जामिनर को इसको रॉन्ग करना होता तो वो क्या करता, वो लिख देता विलेज आफ्टर विलेज हैव बीन स्वेप्ट अवे, कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता। लेकिन अभी ये सही है क्योंकि यहां पे विलेज आफ्टर विलेज लिखा है, आगे हैज का यूज हुआ है, बीन का यूज हुआ है, स्वेप्ट अवे पैसिव में स्ट्रक्चर है तो इसीलिए हैज के साथ बीन आया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आया है। अगला, डेज आफ्टर डेज हैव पास्ड विदाउट एनी साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। अब यहां पे समझ आ गया हमें, डेज आफ्टर डेज हैव पास्ड विदाउट एनी साइन ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब दिन पर दिन बीत गया बिना किसी इंप्रूवमेंट के, कुछ ऐसा ना। तो अब यहां पे डेज आफ्टर डेज से एस को हटाना होगा सबसे पहले। दूसरी चीज, हैव की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैज का यूज करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट होगा। स्टेटमेंट क्या गया, डे आफ्टर डे हैज पास्ड विदाउट एनी साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। सबको क्लियर हो गया भाई, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बचा। चलो